तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और पहले से और फिट और पहले से और मुस्तैद हो गए होंगे अपने अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो जैसे कि पिछली कुछ वीडियोस से अगर जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो पिछली कुछ वीडियोस से उन्होंने देखा कि जो आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हमारे, उनके लिए कौन कौन से मेन टॉपिक्स होने वाले हैं, मेन चैप्टर्स होने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग हम एक मिनी मैराथन चला रहे हैं। जैसे कि पिछली 2 वीडियोस में अगर हम देखें तो हमने आने वाले जो हो गया एमबीए एंट्रेंस जो था हमारा एएमयू का एमबीए एंट्रेंस था, उसके लिए हमने कुछ मेन टॉपिक्स के लिए मिनी मैराथन वीडियोस बनाई थी। तो उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपके साथ मतलब वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, वो आने वाला जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपी पॉलिटेक्निक या जीकप। जी हाँ, यूपी पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, जो 5 जून से लेके 13 जून के बीच में है। आपसे कुछ दिन हम उस पर कुछ बातें क्या कहते हैं लेकर चलेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं बिना देरी करती है। तो मैं मोहम्मद सोहेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लेट पर, और वीडियो के अंत तक, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो के अंत तक, इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। और आज का जो हमारा मिनी मैराथन का जो है वो है हमारा जीकप। जीकप 2025, जीकप 2025। तो जीकप जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जो हमारा देखा जाए तो बेसिकली कई बेसिस पर होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप ए, जो 10th के बेसिस पर होता है, मतलब हमें 10th के बाद आप एप्लीकेबल हो जाते हैं जीकप एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जो एक डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग कहलाता है, उसके लिए हम एप्लीकेबल हो जाते हैं आफ्टर 10th। तो आज बात करेंगे हम ग्रुप ए। ग्रुप ए जो हमारा अगर देखा जाए तो 10th बेस्ड है, मींस 10th के अगर एग्जाम या 10th का रिजल्ट आपने क्लियर कर लिया है तब आप इस एग्जाम के लिए डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग जीकप के लिए आप एप्लीकेबल हैं। तो आज हम ग्रुप ए के बारे में बात करते हैं कि ग्रुप ए में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ग्रुप ए में सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें हम, तो सिलेबस जो हमारा है बेसिकली अगर देखा जाए तो 9th और 10th का पीसीएम फिजिक्स, 9th और 10th की केमिस्ट्री 9th और 10th की, और मैथमेटिक्स 9th और 10th की। तो ये तीनों सब्जेक्ट 9th और 10th यानी इन दोनों क्लासेस के जो आपने पढ़ रखे हैं उनका सिलेबस मिला के कंबाइंड सिलेबस से एक हमारा सिलेबस तैयार किया गया है, वो हमारा तैयार किया गया है ग्रुप ए का सिलेबस। तो ग्रुप ए में अब जैसे हमने बात की फिजिक्स, तो फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है या पिछले कुछ जो पैटर्न हमारे पास चले आ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इस पर हम बात करेंगे। केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इस पर भी बात करेंगे। और एज वेल एज इसके साथ साथ कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हम उसका भी आपस में आज हम इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज सबसे पहले इसी टॉपिक को बात कर लेते हैं कि हमारे इन तीनों के सेक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें सबसे पहले, तो अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे होने वाले हैं वो पहला मेन इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारा अलजेब्रा। मैंने पिछले भी वीडियोस में ये बात कही थी कि अलजेब्रा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक मेन टॉपिक हमारा होता है। तो इस एग्जाम के लिए भी हमारा अलजेब्रा एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें अगर हम देखें तो बेसिक अलजेब्रा यानी पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग जो बातें हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके अलावा लीनियर इक्वेशन, इसके अलावा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा के होने वाले हैं। हालांकि अलजेब्रा पूरा ही सेगमेंट जो है वो हमारा क्या कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा पॉलिनोमियल्स में ही एक चीज और आती है हमारी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा के रिगार्डिंग, जिसमें हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी बात करते हैं। और एक बेहतरीन टॉपिक ये हमारा है और ये हमारा एक बेहतरीन टॉपिक रहता है, जिसके रिगार्डिंग हमेशा से ही कहते हैं इन चीज़ों को हम हमेशा से ही कहते हैं मालूमात हमें रहनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ें हमारी पुरानी भी हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें तो हमारी पढ़ी हुई हैं, लेकिन पढ़ी हुई का मतलब पढ़ते तो हम सब हैं। अगर देखा जाए तो पढ़ते हम सब हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि चीज़ें जब हम रिवाइज नहीं करते तो उन चीज़ों का हमारे ध्यान से उतर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। तो ये कह देना किसी से कि अरे तुमने ये चीज़ नहीं पढ़ी, अरे तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। जानकारी इंसान को हर चीज़ की है, लेकिन बस क्या है कि बेसिकली उसने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया, और अगर रिवाइज नहीं किया तब थोड़ी सी दिक्कत हमारी बढ़ जाती है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें, हमारा जो सेकंड टॉपिक होने वाला है जो मेन इंपॉर्टेंट, वो हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम जो हमारा है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे अगर नंबर सिस्टम में हम बात करें तो HCF, LCM ये बहुत कॉमन से टॉपिक है हमारे, लेकिन इन पर जब बेस क्वेश्चन आते हैं तो चीजें ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये हमने पढ़ा ही नहीं। तो इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से कैसे चीजों को पढ़ना है। इसके अलावा सर्ट्स हो गई, इंडिसेस हो गई, अभी इनमें हम डिटेल्स में भी इनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज क्या है, कब इसका क्या यूज करना है। तो नंबर सिस्टम भी एक हमारा, जैसे नंबर ऑफ सिस्टम में जैसे सेम चीज ये आती है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछता है कि किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल जो हमारा कहलाता है, तो ये भी हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी नंबर सिस्टम का ये एक हमारा हिस्सा है। इसके अलावा अलजेब्रा में हमने बात करी थी। और इसके अलावा अगर आगे चले तो ज्योमेट्री, हमारी जो बेसिक ज्योमेट्री अगर 9th की और 10th की अगर मिला दें तो ज्योमेट्री एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रोल प्ले करेगी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें अगर हम बात करें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और congruency ऑफ ट्राइंगल्स, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। इसके अलावा जो बेसिक टर्म्स हैं ज्योमेट्री के, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो पैरेलल लाइंस हो, चाहे परपेंडिकुलर लाइंस हो, चाहे अल्टरनेट एंगल्स हो, चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे कोई इंटीरियर एंगल हो, इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है, जिससे कि बेहतर से बेहतर मार्क्स हम गेन करने की तरफ बढ़ सकें। इसके अलावा अगर हम जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे आई थिंक 10th का हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कंबाइन है, यानी जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें कंबाइन है, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। आई रिपीट, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ अलजेब्रा अगर देखा जाए तो अलजेब्रा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर पांचवा मेन टॉपिक अगर हम लें तो मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पिछली वीडियो में ही मैंने बात की थी कि मेंसुरेशन, जिसमें हम वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर भी आपको ध्यान देना है। बट अगर मेन टॉपिक की बात की जाए, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो 9th और 10th के मेन टॉपिक्स होने वाले हैं मैथमेटिक्स ग्रुप ए के। ऐसा पिछले कुछ जो क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास मौजूद आए हैं एंट्रेंस के, उनके बेस पर हम इस बात को कह रहे हैं। तो इसलिए इन बेहतरीन इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को, इन यूनिट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकें और उसके साथ साथ एक अच्छी ट्रेड, एक अच्छा रैंक लाकर एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स की तो ये बात हो गई, तो ये मैथमेटिक्स के तो हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा अब जो हमारा एक और मेन फील्ड दिया गया है, इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, उसकी तरफ जरा ध्यान देते हैं और वो हमारा रहेगा फिजिक्स। फिजिक्स तो फिजिक्स में भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक होने वाले हैं। हालांकि फिजिक्स में भी हमारा चीज़ वही है कि 9th और 10th की चीज़ मिला के हमारा सिलेबस बनाया गया है, कंबाइन किया गया है, लेकिन नहीं, इसमें भी हमको उन चीज़ों का ही ध्यान रखना है जिससे कि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो फिजिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेन जो हमारा होने वाला है वो मेजरमेंट। मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर देखा जाए तो एक अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है और मेजरमेंट से हर साल कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन मेजरमेंट से ज़रूर आते हैं। तो मेजरमेंट से एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आप सब लोग मेजरमेंट के इस यूनिट को, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। सेकंड जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है हमारा लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन जैसे कि हम जानते हैं कि लॉज ऑफ मोशन 3 होते हैं। पहले अगर लॉ की बात करें तो पहला लॉ बड़ा सिंपल सी बात कहता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वो गति करती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। तो ये पहला लॉ होता है जिसे हम इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ हमारा कहता है कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, तब उस पर लगने वाला फोर्स उसमें उपस्थित द्रव्यमान के समानुपाती और उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है, जिसको जब आप कंबाइन करते हैं तो F समानुपाती Na। इसके साथ साथ जब प्रोपोर्शन का साइन हम हटाते हैं तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं। यहाँ पर k का मान, जब हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं प्रयोगों द्वारा, हमें k का मान 1 मिला है, जिसे हम F बराबर ma, ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमने क्या कहते हैं किया। और यहाँ पर अगर इसी लॉ को अगर आगे बढ़ाना हो तो a, यहाँ पर a की जगह पर हम v माइनस u अपॉन t, जो कि हमारा त्वरण की परिभाषा है, वेग में परिवर्तन की दर। तो ये ऑप्शन आपके कहते रहेंगे कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसलिए इन नियमों को भी बड़ा ही ध्यान से हमें पढ़ना है, बड़े ही ध्यान से हमें इन चीज़ों को समझना है। तो लॉज ऑफ मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा लॉ का गति का तीसरा नियम के प्रत्येक क्रिया के बराबर बिंदु विपरीत दिशा में
बराबर प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन के थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ मोशन का। तो इन चीजों को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन, इन पर बेस्ड एग्जांपल से क्वेश्चन काफी ज्यादा बन के आते हैं। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो जो हमारे गति की 3 समीकरणें होती हैं उन चीजों को भी आपको समझ लेना है। अगर पहली इक्वेशन की बात करें हम तो वो आपकी होती है v बराबर u प्लस at। अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें हम तो वो आपकी होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी तरह अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो वो आपकी होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है और t आपका टाइम, और इसी प्रकार s चली गई दूरी। आई रिपीट, यहाँ पर v आपका जो है वो आपका अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी कहलाता है, u आपका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है, t आपका समय टाइम है ही, s आपकी चली गई दूरी मतलब एक वस्तु पूरी जो घटना घटित होगी उसमें कितनी दूरी तय करेगी, और आपका a जो है वो आपका त्वरण कहलाता है, a आपका त्वरण। ये जो गति की समीकरण आपके पास मौजूद है ये आपकी एक रेखीय गति लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन के लिए है जब गति इस प्रकार हो रही हो। परंतु यदि गति इस प्रकार हो रही हो मतलब ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में हो रही हो तब ये गति की समीकरणों का प्रारूप कुछ बदलता जाता है। तो पहली तो हमने क्या बताया कि अगर रेक्टिलिनियर मोशन में चल रही हो तो हमारी गति की समीकरण यही रहेंगी, बट अगर ऊर्ध्वाधर यानी अगर क्षैतिज के बजाय अगर ऊर्ध्वाधर गति हो रही हो तब हमारी गति की समीकरणों का प्रारूप कुछ बदल सा जाएगा। तो अगर ऊर्ध्वाधर रेखा में अगर गति हो रही हो तब उसका प्रारूप क्या बदल जाएगा, जरा उस पर ध्यान दें। तो गति की जो पहली समीकरण है वो कुछ इस तरह से चेंज होगी आपकी, v बराबर u प्लस gt, अर्थात जो इस तरह से रेखा में जो रेक्टिलिनियर मोशन हो रही थी वहां पर त्वरण हमारा a लग रहा था, परंतु जब ऊर्ध्वाधर रेखा में गति हो रही होगी, मोशन हो रही होगी, तब a का स्थान g ग्रहण कर लेगा, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। ऐसा यूं होता है क्योंकि जब ऊर्ध्वाधर रेखा में यहाँ पर दो काम होते हैं, या तो आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालेंगे या किसी वस्तु को ऊपर से फेंकेंगे, तब इस केस में a का स्थान स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ग्रहण कर लेगा। दूसरी इक्वेशन हमारी h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह ले लेगा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जब सीधी रेखा में आप चल रहे हैं क्षैतिज रेखा में तब चली गई दूरी को हम s से मापते हैं, लेकिन जब आप ऊर्ध्वाधर रेखा में हम चल रहे हैं तो चली गई दूरी जो फेंकी गई या जो कवर की गई है उसको हम ऊंचाई बोलते हैं, इसलिए उसके स्थान s की जगह पर हमारा h आ जाएगा। इसी तरह तीसरी इक्वेशन जो है वो हमारी बदलती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, a की जगह पर हमारा g और s की जगह पर हमारा h आ जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh ये हमारी तीसरी समीकरण हो जाएगी। यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखने जरूरी हैं। अगर ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है गुरुत्व, अगर ग्रेविटी के साथ कार्य किया जा रहा है, मतलब अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण का मान
प्लस में ही रखा जाएगा। परंतु अगर ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य हो रहा हो, ग्रेविटी के विरुद्ध मींस अगर नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ग्रेविटी के विरुद्ध। इस अवस्था में, इस कंडीशन में g का मान नेगेटिव दिया जाएगा, ऋणात्मक दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में g का मान आपको याद होना चाहिए। अगर सवाल में आपको दिया गया है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। कुछ अंडरस्टूड वैल्यूज हैं, कुछ जनरल वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से उस चीजों को समझ सकें। तो ये हमारी थी गति की समीकरण, जिसको आप दोनों ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज रेखा में हो, दोनों की ही कंडीशन में आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हमारे एक और मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा है इसी का बेस्ड हमारा ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ मोशन के बाद हमारी तीसरी जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के बारे में हमने अभी जिक्र किया कि जी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। इसी तरह ग्रेविटेशन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपने समझनी है। जैसे इसका सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा पूछा गया कंडीशन में जो आता है कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध है। इसके अलावा जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कैपिटल जी का मान क्या है, कैपिटल जी का मान क्या है। और अक्सर बच्चे इसमें यही कंफ्यूज होके आते हैं कि जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फर्क है। इसमें वो कैपिटल जी और स्मॉल जी को सेम समझ के कैपिटल जी का मान भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगा के आते हैं, जो कि गलत वैल्यू है, जिससे कि आपका मार्क्स कैंसिल, यानी हम जैसे बोलते हैं ना कि आपका मार्क्स कट जाता है, तो इसी वजह से वो गलती हमसे हो जाती है। हालांकि यहाँ पर जो जी है कैपिटल जी वो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और जी का मान जो हमारा होता है वो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जी का मान आप जरा अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को समझ लीजिए कि कौन सी वैल्यू किस जगह कब आपको लगानी है। एक सवाल जो अक्सर और पूछ लिया जाता है कि कैपिटल जी बटे स्मॉल जी का मान क्या होगा। तो कैपिटल जी का मान बटे स्मॉल जी, जब तक आपको कैपिटल जी की वैल्यू पता नहीं होगी, जब तक आप उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है और इन चीज़ों को हमें अच्छे से समझना भी है और इनको हमें करना भी है। इसके बाद आगे इसमें और बात करेंगे हम इसके बारे में, आगे और चलते हैं इसी पर लेकर हम इसका जो अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, यूनिट आप कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है वो वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे बेसिक जो चीज पूछ ली जाती है कि एनर्जी का यूनिट क्या होगा। तो इस चीज को आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी का यूनिट आपका जूल होता है। अब पावर क्या है, शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, इस चीज को भी हमें समझना होगा। शक्ति इज
हम कह सकते हैं पावर या शक्ति को, सामर्थ्य को, कि किसी काम को करने की जो दर होती है, यानी किसी काम को आप कितने एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, वो हमारी पावर या वो हमारी शक्ति बन सकती है या सामर्थ्य बन सकता है। इसे हम P से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला बनता है P बराबर W/T। P बराबर W/T। ये हमारा वर्क का ये हमारा पावर का फार्मूला है, जिसका यूनिट अगर हम निकालें तो इसका यूनिट हमारा निकलता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, जिसको हम वाट, WATT वाट भी बोलते हैं। तो P बराबर W/T वाट, इसे हम डिनोट करते हैं। तो जूल पर सेकंड, वैसे ये जूल पर सेकंड अगर हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये हमारा जूल पर सेकंड है, जिसे हम वाट से डिनोट करते हैं। ये पावर का हमारा यूनिट होता है। इस चीज को आप, और इसके अलावा पावर के हमारे और भी यूनिट होते हैं। पावर के हमारे बड़े यूनिट भी हैं और पावर के हमारे छोटे यूनिट भी हैं। अगर पावर के इससे बड़े यूनिट पे हम जाएंगे तो इसके पावर का इससे बड़ा यूनिट हमारा किलोवाट होता है। किलोवाट जो हमारे घरों में जनरली जो मीटर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगे हुए हैं, वो हमारे किलोवाट में होते हैं, चाहे वो 1 किलोवाट के हों, चाहे वो हमारे 2 किलोवाट के हों। इसके अलावा इससे बड़ा यूनिट अगर हम जाएंगे तो वो हमारा मेगावाट, मींस 10 की पावर 6 वाट। मेगा में 10 की पावर 6 होते हैं और किलो में 10 की पावर 3। तो ये बात आप जानते हैं। और इसके अलावा जो कार की बैटरी और इंजन वगैरह में क्या कहते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो उन बैटरीज पे लिखा होता है HP। HP मींस हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। एक HP में 746 वाट होते हैं। एक HP में 746 वाट होते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं से आपको मार्क्स मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही छोटी छोटी चीजें आपको मार्क्स गेन कराती हैं और यही आपके स्कोर को हेल्प करती हैं और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा जिस तरह हमने क्या कहते हैं मेजर किया, जैसे हमने अभी देखा जूल पर सेकंड को हम वाट भी बोल देते हैं, किलोवाट है, मेगावाट है, हॉर्स पावर है, 1 HP है। उसी तरह डिफरेंट फार्मूले भी आपके पावर के होते हैं। जैसे पावर का हमने देखा, यहाँ पर जो पहला फार्मूला है वो P बराबर W/T है। तो आइए उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि हमारा क्या होना है, उस चीज को हम कैसे करेंगे। तो जैसे हमने अभी पहला यूनिट जो हमने देखा, सॉरी फार्मूला जो हमने देखा पावर का, वो हमने देखा P बराबर, एक मिनट ये हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, तो हमने जो पहला देखा वो हमने देखा P बराबर W/T। अब इसी में अगर हम चेंजेस करें तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है आप सबने, V बराबर होता है W/Q। V बराबर W/Q। यहाँ से अगर W का आपको मान निकालना है तो आप लिख सकते हैं VQ। तो यहाँ पर ये तो पहला हो ही गया। अगर सेकंड की तरफ हम निगाह डालें तो P बराबर यहाँ पे W की जगह पे मैं लिख सकता हूँ VQ/T और यहाँ पर Q की जगह पर I बराबर हम जानते हैं Q/T होता है, धारा का फार्मूला होता है ये। यहाँ से अगर Q का मान आपको निकालना है तो आपको मिलेगा IT। तो मैं यहाँ पर P बराबर V इंटू IT अपॉन T, यहाँ से T से T आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी दूसरा फार्मूला आपका बन गया P बराबर VI। इसी फार्मूले को हम अगर आगे बढ़ाएं, थर्ड फार्मूला यहीं से हमारा जनरेट होता है। हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर हमने पढ़ा है IR। तो यानी P बराबर V की जगह पर अगर आप IR रखते हैं तो ये हमारा हो जाता है P बराबर I²R। ये हमारा तीसरा फार्मूला। और चौथा फार्मूला अगर इसी जगह पर मैं V का मान न रखे, अगर I का मान रखें तो वह मिलता है I बराबर V/R। ये भी हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पर हम रखेंगे तो P बराबर V की जगह पर अगर मैं रखता हूँ, अगर मैं I की जगह पर V/R रखता हूँ तो मेरे पास चौथा फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है P बराबर V²/R।
तो ये चारों फार्मूले पावर के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और इन पर बेस्ड आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनकर ये आ सकता है कि इनमें से दिए गए सूत्रों में से कौन सा विकल्प पावर का सूत्र होगा, या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा विकल्प पावर का सूत्र नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से अंडरस्टूड कर लेना है जिससे कि आप गलती की गुंजाइश कम रहे। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए अगर अगले टॉपिक की तरफ हम चलें तो अगला टॉपिक हमारा मेन होने जो जा रहा है, वो मेन टॉपिक हमारा अगला होगा वर्क एनर्जी एंड पावर के पास। वो हमारा हो जाता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हम जिसको ऑप्टिक्स का नाम दे सकते हैं कि ऑप्टिक्स है ये हमारा। तो इन चीज़ों पर भी आपको गौर करना है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यही चीज़ें हैं जो हमारी रहेगी कि व्हाट इज के आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है, आप अपवर्तन के नियम क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं प्रतिबिंब बनने की दर्पण के द्वारा और लेंस के द्वारा। तो इन चीज़ों की आप स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपको एनसीईआरटी की बुक्स में 10th की बुक्स में आसानी से आपको मिल जाएंगे ये दोनों टॉपिक। और ये टॉपिक आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है जिसमें स्नेल का नियम भी है, स्नेल का लॉ क्या होता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना है इन टॉपिक्स की, जिससे कि मार्क्स बेहतर आ सकें, मार्क्स में गुंजाइश, मार्क्स कटने की गुंजाइश हमारी कम रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक्स जो हमारे अगले इसी फिजिक्स के लिए जो हमारा होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, रोल प्ले करने वाला है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है कि मतलब किसी तार में बहने की जो क्षमता है I बराबर Q/1T, अभी हम उसको भी डिस्कवर किया धारा को। इसके अलावा समांतर क्रम में किस तरह हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में हम किस तरह प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, प्रतिरोध क्या होता है, इन चीज़ों को भी हमें अच्छे से जानना है। और सर्किट किसे हम बोलते हैं, सर्किट ओपन कब होगा, सर्किट बंद कब होगा, बैटरी का सिंबल क्या होता है, बल्ब का सिंबल क्या होता है। तो इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा कमांड रखनी है जिससे कि हम बेहतर तरीके से मार्क्स को गेन कर सकें और गुंजाइश ये रहे कि जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा एक मेन टॉपिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो ये 7 चैप्टर या 7 यूनिट हम कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए के लिए, जिसके लिए आपको एक बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है जिससे कि आपका मार्क्स और आपका स्कोर ज़्यादा बेहतर हो सके और आप गलती की गुंजाइश आपकी कम रहे, जिससे कि आप ज़्यादा बेहतर स्कोर हमारा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कर सकें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। फिजिक्स की तो ये बात हो गई, फिजिक्स से चलते हैं अब हम केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रोल प्ले करती है, ये सब हम जानते हैं, किस तरह करती है ये भी हम जानते हैं। तो केमिस्ट्री की तरफ अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होने वाली है, पहला जो हमारा टॉपिक केमिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो हमारा होने वाला है सब्सटेंस, जिसे हम मैटर भी बोल सकते हैं। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है,
तो ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे होने वाले हैं। तो एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो ये तीन पहला जो टॉपिक है इसमें अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके लिए अगर आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग है केमिस्ट्री का, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है केमिस्ट्री का, तो ये मान के चलिए कि केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकती है एंट्रेंस एग्जाम में। जिसके लिए अगर बेस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स के सिंबल, उनके नेम, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास और उनकी वैलेंसी याद रखनी होगी। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये आपको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट इसके लिए आपको याद होने चाहिए। दूसरा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में अगर हम बात करें तो एटॉमिक मॉडल्स में जैसे डाल्टन का एटॉमिक मॉडल हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, नील बोहर का एटॉमिक मॉडल है। तो इसके अलावा तो जितने भी एटॉमिक मॉडल्स हैं उनको बेहतर तरीके से स्टडी कर लीजिए, बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, ताकि जिससे कि जब एग्जाम में आप बैठे तो उन चीज़ों में आप उलझे नहीं, उन चीज़ों में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें ताकि, इसलिए मैं और ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस चीज़ पे कि आप परफॉर्म कर सकें, ताकि इस चीज़ को आप पर ध्यान रहे कि ये चीज़ अच्छा तैयार करनी है। तीसरी जो हमारी मेन टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस हमारी बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं तो उसमें एडिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है। इसके अलावा क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई आपकी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से स्टडी कर लेनी है, जिससे कि और बेहतर तरीके से आप जानकारी हासिल करके और बेहतर तरीके से आप उनको बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म करने की ओर आगे आप एक कदम बढ़ा सकें। और कोशिश ये करनी है कि चीज़ों को जितना हो सके उतने बेहतर तरीके से आप याद कर सकें, बेहतर तरीके से आप उनको बेहतर से बेहतर तरीके से जितना कंसेप्चुअल आप उसको पढ़ लेंगे उतना बेहतर रहेगा। इसके अलावा चौथा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वाटर। वाटर का रेशियो क्या रहता है, बाई मास क्या रहता है, बाई एटॉमिक मास क्या रहता है, बाई मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग क्या रहता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम मोलर मास बोलते हैं, कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो C का होता है हमारा 12 × 2 प्लस H का 1 × 5 प्लस O का 16 प्लस H का 1, जिसे आप कैलकुलेट करेंगे। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, चाहे किसी भी चीज़ का अगर आपके पास आया हो तो आप इसी तरीके से उसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो हमारा एक मेन टॉपिक होने जा रहा है वो एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट
कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट कंपाउंड हमारे क्या होते हैं। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि ये चीज़ हम जानते हैं जो टूटने पर ब्रेकडाउन पर H+ आयन देते हैं वो हमारे एसिड होते हैं, जो टूटने पर OH- आयन देते हैं वो हमारे बेस होते हैं। और जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनकर तैयार होता है उसे हम साल्ट कंपाउंड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लें तो आप बड़े अच्छे से कहते हैं इस चीज को कहते हैं डिस्क्राइब कर सकेंगे। NaOH ये हमारा बेस है, HCl ये हमारा एक एसिड है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl प्लस HOH के साथ मिलकर H2O यानी वाटर रिलीज करेगा। और साल्ट कंपाउंड यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे बोला जाता है, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है। और इस रिएक्शन की खास बात यह है कि बनने वाला जो कंपाउंड है वो साल्ट कंपाउंड होता है हमारा, और इस गैसेस में इन रिएक्शंस में H2O रिलीज होगा, वाटर रिलीज हमारा होता है। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी रिएक्शंस को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एसिड बेस एंड साल्ट में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, अलग अलग थ्योरी दी गई है कि एसिड सब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, केमिस्ट के अकॉर्डिंग सबने अलग अलग डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज बेस। तो इन चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से ध्यान देना है, अच्छे तरीके से उसको आपको और बेहतर अपना कोर स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसके अलावा अगर और टॉपिक्स की तरफ हम बात करें तो हमारा एक मेन टॉपिक हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मींस कौन से आवर्त में, कौन से वर्ग में कौन सा एलिमेंट रखा गया है, कहाँ रखा गया है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, सिंबल क्या है। तत्वों का वर्गीकरण में जिसमें हमारा जीरो ग्रुप एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जीरो ग्रुप एलिमेंट जिसको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो ये थे केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो आज हमने ये देखा कि किस तरह हमने उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, किस तरह हमने उन चीज़ों को बेहतर तरीके से उनको समझा है। तो मैथ के चाहे टॉपिक्स हों, चाहे फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों, आप इनको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, बेहतर तरीके से तैयार रहिए, बी रेडी। और कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके आप तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं। तो आज की इस मिनी मैराथन को यहीं पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने एग्जाम की तरफ जोर शोरों से जिस तरह आप अभी भी लगे हुए हैं और बेहतर तरीके से आप लग जाइए, क्योंकि बी रेडी टू क्रैक योर एग्जाम। और जितना हो सके उतनी फुर्ती के साथ उस एग्जाम को अपने क्रैक करने के लिए लग जाइए, और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। और जाते जाते जो मैं हमेशा कहता हूँ, बेहतर इंसान बनने की ओर अपना कदम बढ़ाइए, और कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके दुनिया में अच्छाई को फैलाएं। तो आइए, तो इसी वीडियो को, इसी नोट के साथ इस वीडियो का हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।